राफेल सौदे पर मोदी सरकार को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राफेल सौदे पर सवाल उठाना ठीक नहीं, राफेल डील में नहीं कोई कमी। राफेल से बैकफुट पर आई कांग्रेस। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी को घेरा, कहा कांग्रेस देश और सेना से मांगे माफी। राजस्थान सीएम को लेकर बैठकों का दौर जारी। राहुल गांधी से पायलट गहलोत ने की मुलाकात, आज हो सकता है नाम का ऐलान। और वहीं राजस्थान कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी का बेतुका बयान। बोले जिन बूथों से हारे वहां नहीं करेंगे विकास, अब अगले 5 साल नहीं लड़ना है चुनाव। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम दो के पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दो का पंच। दो का पंच यानी 5 खबरों का वो बुलेटिन जिसमें हम अपने रिपोर्टर्स, प्रोड्यूसर्स को लाइव जोड़कर आपको ताजा तरीन खबरों से आगाह करते हैं और विस्तार से वो जानकारी देते हैं जो शायद कहीं ना कहीं खबरों की भीड़ में गुम हो जाती है। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे उस मुद्दे की जो सड़क से लेकर संसद तक, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और जेपीसी तक की मांग को लेकर छाया रहा और कई बार सरकार के लिए सवालों का दायरा बनकर खड़ा रहा और उधर विपक्ष को हावी करने की बात करता रहा। जी हां, राफेल का मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट में आकर कहीं ना कहीं ढेर हो गया है। उसके बाद हम बात करेंगे बीजेपी के कमल के बाद अब कांग्रेस का कमल मध्य प्रदेश में खिल गया। जी हां, कमलनाथ अब मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के और इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां क्राइम को लेकर कई ऐसी खबरें आई हैं कि लगने लगा है कि क्या वाकई वहां पर पुलिस और प्रशासन के आगे बदमाशों के हौसले बुलंद है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की ही स्वास्थ्य सेवाओं की हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की जगह कुत्ते मटर गश्ती कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको हिमाचल प्रदेश लेकर चलेंगे जहां पर एक दर्दनाक खबर है हादसे की और कई लोगों की मौत हो गई है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राफेल की। राफेल यानी कई बार बीजेपी कहती थी राफेल मतलब राहुल फेल। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं यह बात बीजेपी की सच होती नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इसको कहीं ना कहीं नकार दिया। नवदीप छाबड़ा हमारे साथ रहेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर अब आगे क्या होगा। हालांकि आगे होने की गुंजाइश खत्म हो गई है, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं फेल हो गया और इस पर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल क्या बयान आ रहे हैं। पहले बीजेपी और कांग्रेस की तरफ खासतौर से वकील क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं, फिर नवदीप छाबड़ा के पास चलेंगे। सरकार ने पता नहीं क्या उसमें कोर्ट को बताया है, उस आधार पर कोर्ट ने आज ये कह दिया कि भाई प्राइस भी ठीक ही लगता है। उसके बाद मामला ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स का था कि भाई रिलायंस को कैसे ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, एक बिल्कुल बोगस कंपनी, जिस पर कि कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं ये तो डेसॉल्ट को, जो सरकार कह रही थी कि भाई ये तो डेसॉल्ट को तय करना था, सरकार का उससे कुछ लेना देना नहीं था। अरे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, ऑफसेट गाइडलाइन, सब में साफ साफ लिखा है कि कोई ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट सरकार के रक्षा मंत्री के अनुमति के बगैर नहीं दिया जा सकता। तो सरकार ये कैसे कह सकती है कि भाई हमारे बगैर अप्रूवल के अंबानी को डेसॉल्ट ने खुद कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो दुर्भाग्य की बात है कि इतना गलत फैसला आज सुप्रीम कोर्ट से आया है। प्राइस के डिटेल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने डिटेल में जांचा है। अधिकारियों ने बताया है कि देश को इससे आर्थिक फायदा हुआ है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की सहमति व्यक्त हुई। और प्राइसिंग के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा है इस पर कोई जांच की जरूरत सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती है। ऑफसेट पार्टनर के लिए बड़े हो हल्ले मचाए गए, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्पष्ट रूप से अपनी राय जजमेंट के अंदर रखी है। सबसे पहली बात उन्होंने कहा है कि भारत सरकार का ऑफसेट पार्टनर तय करने में कोई रोल नहीं है। जो आरोप कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए जाते हैं, मैं मानता हूं
आरोप लगाने वालों के मुंह पर। जी हां, आपने देखा कि किस तरह प्रशांत भूषण कुछ कह रहे हैं, अमित शाह कुछ कह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के लिए राहत है। एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं नवदीप छाबड़ा। नवदीप, जिस तरह से राफेल को लेकर राहुल फेल यानी बीजेपी का जो एक तरह से स्टैंड था वो कहीं साफ हो रहा है। कुल मिलाकर राजनीति जितनी हुई, जितना हंगामा हुआ, तमाम चीजें हुई, कैसा देखते हैं आज? देखिए, 5 राज्य के चुनाव से पहले खाली हमने देखा कि जोश शोर से मुद्दा कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर इसका पूरा ढिंढोरा पीटा कि राफेल सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, संसद नहीं चलने दी गई, पूरे देश के अंदर हंगामे किए गए, प्रदर्शन किए गए। लेकिन अगर यही फैसला सुप्रीम कोर्ट का चुनाव से थोड़ा पहले आ जाता तो शायद थोड़ा हम कह सकते थे कि बीजेपी के लिए भी राहत होती। हालांकि हमने देखा कि राफेल के मुद्दे ने ज्यादा असर नहीं डाला चुनाव में, लेकिन कुछ ना कुछ असर जरूर हुआ। यानी जिस तरह आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, राहुल गांधी की जबान पर राफेल ही सबसे ज्यादा था, यानी आप कहते हैं अगर ये फैसला पहले आता तो ये जबान पे से लफ्ज हट जाता? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जितनी भी रैलियां चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने की या जितने भी बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने की, उन्होंने राफेल को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। और इससे पहले बैंकों के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, जो व्यापारी या जितने भी उद्योगपति थे जो बैंकों का लोन लेकर बाहर भागे, ये 2 मुद्दे ऐसे थे जो मोदी सरकार के लिए एक गले की फांस बन चुके थे। हालांकि ज्यादा लेना देना सरकार का नहीं था, लेकिन विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिला हुआ था और उन्होंने इस पूरे मुद्दे को पूरे देश के अंदर बुनाया और थोड़ा इसका असर भी देखने को मिला। लेकिन आज जब एक बार सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ गया है तो मोदी सरकार के लिए एक क्लीन चिट तो है जो ये फैसला। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है तो बीजेपी, आज हमने देखा कि थोड़ी देर पहले बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। थोड़ा रोकना चाहूंगा, हमारे साथ नवीन कुमार जी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, इस फैसले के बाद आप तो लगभग ऑफेंसिव हो ही गए होंगे, लेकिन अब कांग्रेस को कैसे आप जवाब देंगे और क्या लगता है सवाल कांग्रेस के लिए खड़े हो गए हैं? वैसे तो कांग्रेस को जवाब देश की जनता ही देगी, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने राफेल के नाम पर संसद में भी झूठ बोला, जनता के बीच में भी झूठ बोला, देश में भी किरकिरी हुई और विदेश में भी किरकिरी हुई। भारत सरकार के कहने पे फ्रांस सरकार के भी स्पष्टीकरण देने के बाद भी तब सर्वोच्च न्यायालय ने जब बोल दिया, बता दिया इसके अंदर पहले से कम पैसा दिया गया, कोई घोटाला नहीं हुआ, देश के लिए इसकी आवश्यकता थी और पहली बार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई है। ये चीजें देश की जनता के सामने यही हम कह रहे थे। सच में आने में समय लग सकता है, लेकिन सच को असत्य नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस से वो और उनके साथियों को पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए। नवीन जी, एक सवाल, अभी हम नवदीप छाबड़ा हम लोग बात कर रहे थे, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर है नवदीप छाबड़ा, वो हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में खास तौर से कांग्रेस के पास राफेल का मुद्दा बहुत प्रमुखता से था, शायद उसका नुकसान भी हुआ होगा। लेकिन क्या आपको लगता है अगर ये फैसला थोड़ा पहले आता या चुनाव बाद में होते तो इतना नुकसान ना होता, आपको लगता है? ये तो हम बहुत समय से कह रहे हैं, इसका फैसला हो या श्री राम जन्मभूमि का फैसला हो, सब जल्दी आने चाहिए, देश में लंबे समय नहीं चलने चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो झूठ बोला कि 10 लाख लोगों को हर महीने रोजगार देंगे, दूसरा उन्होंने बोला कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, वो भी बिना किसी पर टैक्स लगाए। इन्होंने वहां पे कई जगह का आरक्षण देंगे, हम मुस्लिमों को पूरा आरक्षण देंगे, कई जगह का गुजरों को पूरा आरक्षण देंगे। ये लोगों के कानों में जहर घोल करके सरकार सत्ता में वहां पे काबिज हुई, वो भी पूर्ण बहुमत नहीं ले पाई, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी। इसके लिए इसका जवाब लोकतंत्र में देश की जनता। नवीन जी, एक सवाल आखिरी आपसे ये कि क्या अब बीजेपी सिर्फ जनता के दरबार में जाएगी या कहीं कोर्ट में भी जा सकती है, जिस तरह डिफेमेशन या कोई और प्रोविजन ऐसा होगा, आपकी लीगल टीम इस पर कोई कार्रवाई करने का मन बनाएगी क्या? ये विषय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, कोर्ट में जाए नहीं जाए। लेकिन हाँ, ये सच है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र में हम जनता के दरबार से बड़ा कोई अदालत नहीं है। जनता की अदालत में निश्चित तौर पर हम जाएंगे और बताएंगे और बता रहे। यानी आपको लगता है कि 2019 के लिए एक आपको संजीवनी मिली है? हमें संजीवनी नहीं मिली, ये तो सत्य था। हम बार बार कह रहे हैं सत्य को। सूरज की रोशनी सुबह आती है और शाम बाद में जब चंद्रमा भी आते हैं, ये सबको मालूम है। ये बात सबकी जानकारी में होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, आपने समय दिया। नवदीप छाबड़ा, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि संजीवनी मिली, हालांकि वो उसको कह रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि कांग्रेस के खिलाफ अब कोई कोर्ट में जाने का मन बना सकती है बीजेपी? नहीं, देखिए, इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर भी बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे और बीजेपी ने खुले मंच से उनको लगाया और सबसे बड़ा जो
कांग्रेस के पतन का कारण था वो यही था कि यूपीए 2 के कार्यकाल में या यूपीए 1 के कार्यकाल में जो बड़े भ्रष्टाचार हुए उसके लेकर वो सरकार उनकी चली गई। हालांकि हमने देखा कि 2G में कुछ ज्यादा निकलकर सामने नहीं आया, लोग बरी हो गए। तो ऐसे आरोप सभी सरकारों पर लगते रहते हैं ज्वाइंटली, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी आज खुलकर कह रही है कि वो सदन के अंदर आए और जितना उनको टाइम चाहिए बहस के लिए उसके लिए तैयार है। हालांकि कांग्रेस या विपक्षी दल इस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहे हैं इसके लिए कि एक जांच के लिए एक संयुक्त समिति बना दी जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब बीजेपी अब उनको खुले तौर पर ये बहस के लिए चुनौती दे रही है तो कांग्रेस का कौन सा बड़ा नेता है या विपक्ष का कौन सा बड़ा नेता है जो राफेल मुद्दे पर अब चाहता है कि वो सरकार के साथ बहस करे। लेकिन ये देखने की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा है कि बीजेपी के लिए राहत की खबर है 2014 से पहले राफेल पर क्लीन चिट मिलना, और दूसरी बात यह है कि चुनौतियां जो कांग्रेस के सामने है कि वो अब किस तरीके से बीजेपी के जो सवाल है उसका जवाब देते हैं। नवदीप, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा और खासतौर से दर्शकों को हम ये सुनाना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने समय समय पर पीछे क्या बयान दिए, राफेल को लेकर किस तरह सरकार को घेरा है, ये जरा हम सुनवाना चाहेंगे। हालांकि हम पहले आपको प्रशांत भूषण की बात सुनवा चुके हैं और अमित शाह की बात सुनवा चुके हैं, लेकिन जरा पिछली जो बयानबाजियां हुई हैं खासतौर से राफेल को लेकर राहुल के बयान जरा सुन लीजिए आप भी। राफेल हवाई जहाज हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है, और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। देश को गुमराह करने का काम, और इन्हीं विषयों पर, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं। ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये कितना दुखद है कि इस सदन में लगाए गए आरोप पर दोनों देश को बयान जारी करना पड़ा। मैं समझता हूं और दोनों देश को खंडन करना पड़े। क्या ऐसी बचकाना हरकत हम करते रहेंगे? क्या कोई जिम्मेवारी है? नवदीप, जिस तरह से हम बात कर रहे थे अभी राहुल गांधी का बयान देगा, फिर पीएम मोदी ने बाकायदा, क्या लगता है जितना मामला हाइप किया गया, राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, वो आकर सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं फुस हो गया, या कांग्रेस एक्सपोज हुई है या बीजेपी को राहत मिली है? नहीं, देखिए, जितना पूरा मामला था सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा एक संक्षेप में इस पूरे मामले पर सुनवाई की, और आखिरकार आज जब सरकार का जितना पक्ष था सुना, विपक्ष को सुना, अलग अलग याचिकाओं को गंभीरता से लिया, तो यही कारण था कि लंबा चौड़ा एक समय लगा इस पूरे राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए। लेकिन आज जब ये फैसला है, फैसला तो ठीक है, बीजेपी के लिए राहत की खबर है, विपक्ष भी इसको देख रहा है अलग अलग एंगल से। लेकिन मैं ये कहूंगा कि चाहे राफेल का मुद्दा था, चाहे विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर पूरा फैसला था, अगर ये फैसला चुनाव से ठीक पहले आ जाता तो शायद बीजेपी के लिए कुछ राहत होती। लेकिन ये था कि आज फैसला लेट जरूर आया है, क्लीन चिट मिली है, विदेश से भी राहत की खबर है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब 2014 में जब उतरेंगी दोनों टीमें तो इस पूरे मुद्दों को लेकर किसको कितना फायदा मिलता है। लेकिन एक बार उसको बीजेपी का जो नुकसान था वो तो हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप शाह। हालांकि कहने की बात यह है कि देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन सवाल यह है, बीइंग ए जर्नलिस्ट, ये सवाल है लोगों के मन में, यह सवाल है 2G, 3G, बोफोर्स, ये तमाम वो नाम है, चाहे आप बात करें सुखराम स्कैम की या हर्षद मेहता स्कैम की, चारा घोटाला, अरबों खरबों, इतने जीरो कि आप गिन ना पाएं, और उसके बाद अब राफेल, जीरो बहुत थे घोटाले के अंदर कि लोग गिन ना पाएं, करोड़ हैं, 100 करोड़ हैं, 1000 करोड़ हैं, कितने करोड़ हैं, लेकिन आखिर में वो कहीं ना कहीं फुस होते नजर आए हैं। राजनीतिक लोगों के ऊपर यह सवाल उठा है कि आखिर वो जनता को बहकाने के लिए ये मुद्दे उठाते हैं या वाकई में ये घोटाले हुए भी हैं या नहीं। लेकिन जांच हो या कुछ भी हो, कम से कम आरोप लगाते टाइम लोगों को जरूर यह सोचना चाहिए कि उनको कैसे साबित किया जाएगा और जनता के जो सवाल है उनका जवाब कौन देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं उस कमल की जो बीजेपी का पहले 15 साल से मध्य प्रदेश में खिला हुआ था, लेकिन अब कांग्रेस का कमल खिलेगा, लेकिन कमलनाथ की रूप में, यानी कमलनाथ वहां पर मुख्यमंत्री हो गए हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस की तरफ से। और इस पर अशफाक गौहर हमारे साथ रहेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे, क्योंकि अभी मामला फंसा हुआ है राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी, क्योंकि वहां पर अभी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से डिसाइड हो गया है
और तमाम चीजें सामने आई हैं। अशफाक गौर, कमल 15 साल से था बीजेपी का, वो हट गया है, लेकिन अब कांग्रेस का कमल आ गया, कमलनाथ की शक्ल में। कमलनाथ का कल ही लगभग ये फाइनल हो गया था। जब वो दिल्ली में ही थे तो उनके घर के बाहर सिक्योरिटी कवर बढ़ गया था, तो ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से ये खबर बाहर आई थी कि उनका नाम जो है क्लियर हुआ। लेकिन कमलनाथ कितने कमल कांग्रेस के लिए खिला पाएगा, वहां पर एक बड़ा सवाल अब है, क्योंकि ग्रुपिज्म और लॉबिज्म अभी भी आपको वहां पर नजर आ रहा है। डिस्पाइट द फैक्ट कि राहुल ने जिस तरीके से इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश की, एक लंबा गैप लिया, कोई हड़बड़ी में फैसला नहीं लिया और ऐसा लगा कि शायद राहुल फैसला नहीं कर पाए, लेकिन कभी सोनिया, कभी राहुल तो कभी सोनिया बीच बीच में आते रहे और एट द एंड ऑफ द डे कमलनाथ का जिस तरीके से नाम आया वो अब तो सामने हो गया है, लेकिन अभी भी मुश्किलें और है कांग्रेस के सामने। थोड़ा सा एक दिलचस्प खबर की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा और आपको रोकना चाहूंगा, अपने साथ बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको एक खबर देता हूं कि राजस्थान के एक विधायक हैं जो चुनकर आए हैं, जनता ने उनको इतने वोट दिए कि वो जीत गए, लेकिन उनका एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जहां से मुझको वोट नहीं मिले मैं वहां पर विकास नहीं करूंगा। एक कौन सी डेमोक्रेसी है, कौन सी पॉलिटिक्स है और कौन सा ये बयान है? पहले बयान सुन लीजिए। खासतौर से अशोक गहलोत भी कुछ कह रहे हैं और वो विधायक जो कह रहे हैं जरा वो सुन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट वो बयान है जो विधायक जी कह रहे हैं कि विकास मैं वहां नहीं करूंगा जहां से मुझको वोट नहीं मिले। फिर अशफाक गौर से फिर इस पर बात करेंगे। आपकी रणनीति रहेगी क्या? विकास मेरी रणनीति है, जीत के जनता का काम करेंगे, किस तरह का विकास करेंगे, जहां से जीते वहां विकास करेंगे, जहां से आ रहे हो विकास नहीं करेंगे, छोड़ देंगे बूथों को। उसमें क्या है, अगले 5 साल लड़ना नहीं, रहने दो। जिसने कार्यकर्ता ने काम किया उसकी मदद करेंगे, जिसने धोखा दिया उसको इग्नोर करेंगे। यदि कोई देरी नहीं हो रही है, ये बीजेपी वाले जानबूझ करके इसको फैला रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में उनको 7 दिन लगे थे, महाराष्ट्र में 9 दिन लगे थे, तो हमने तो नहीं कहा आप देरी क्यों कर रहे हो। ये अनावश्यक रूप से ये बातें फैला रहे हैं। ये प्रक्रिया चलती है, पर्यवेक्षक जाते हैं राज्यों में, उसके बाद में मास्टर डिस्कशन करते हैं, फिर वहां पर आके बात करते हैं। जब इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है, किसी राज्य के तकदीर का फैसला हो, वहां पर अगर सोच समझ के फैसला होता है तो उसमें अनुचित क्या है? क्यों इस प्रकार के ये सवाल मीडिया में उछाल रहे हैं? गहलोत साहब कह रहे हैं कि क्यों सवाल उछाल रहे हैं? 10 दिन में आप कर्जा माफ करने की बात करते हो, 4 दिन आपको मुख्यमंत्री चुनने में लग जाते हैं और फिर सवाल उठने पे भी सवाल उठा है। दूसरी बात, विधायक जी कह रहे हैं कि मुझे तो अब चुनाव लड़ना नहीं अगले 5 साल, मैं तो विकास वहां नहीं करूंगा जहां से वोट नहीं मिले। दोनों को कैसे देखते हैं, कैसी राजनीति है? देखिए, जहां तक विधायक की बात करें तो ये एक अनफॉर्चुनेट अटेम्प्ट है, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिला था कि आप वोट डाले न डाले तो वो डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये था कि सबका विकास होता था। ये मोदी जी ने भी नारा दिया था सबका विकास, लेकिन होता था यही कि आप जीते या न जीते लेकिन सबका विकास। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मार्क कर दिया कि जहां से मुझे वोट मिला वो मेरे साथ, और जो वर्कर मेरे साथ प्रायोरिटी उसको, जो मेरे साथ नहीं है उसको प्रायोरिटी नहीं, तो क्लियर उसने कर दिया भैया कांग्रेस ही बन जाओ 5 साल के लिए तो आपका विकास बनेगा, आपका काम अगर नहीं बनेंगे तो आप जाइए जहां जाना है। तो ये एक सेट वो जो सिस्टम वहां का है या जो माहौल वहां पर बना है वोट से पहले, ये उसकी अक्कासी। और जहां तक कमल, ये दूसरी बात आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री की बात जो है, ये थोड़ा सा अचंभा मुझे लगा। शायद उन्हें ये कहना चाहिए था कि भैया थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं आता हूं, 10 दिन का समय तब शुरू होगा जब मैं ऑफिशियली ओथ लूंगा। ये कहना कि आप सवाल क्यों पैदा कर रहे हैं, तो उन्हें ये पता है कि बेसिक आर्थिक स्थिति जो फाइनेंशियल कंडीशन स्टेट की है वो किस तरीके की है, और जो 22 अरब रुपया आपको चाहिएगा वो आएगा कहां से, एक बड़ा सवाल उनके लिए। यानी राजनीति में जवाबदेही तय होनी चाहिए, ऐसा आप मानते हैं? बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं राजस्थान से, जयपुर से। विवेक, बहुत बहुत स्वागत है। विवेक, ये जो विधायक जी कह रहे हैं कि जहां से मुझको वोट नहीं मिली मैं वहां विकास नहीं करूंगा, इसकी कंप्लेंट कहां की जाए, जनता कहां जाएगी अब? देखिए खालिद साहब, विकास करना विधायक का काम है। अगर विधायक ऐसा करते हैं तो राजस्थान में सरकार बनने के बाद, मंत्रिमंडल बनने के बाद संबंधित विभागीय अधिकारी के पास या संबंधित विभागीय मंत्री के पास जाकर उनको अपील करने का अधिकार है। वैसे विधायक का कर्तव्य है कि जनता की निस्वार्थ और निष्पक्ष भावना से सेवा करना। लेकिन आपको क्या लगता है ये बयान लेकर वहां पर किस तरह का माहौल है? क्या लोगों को तक ये बयान पहुंचा है? जो कहीं कोई भी हो, जिस तरह से जब कोई कैंडिडेट होता है तो वो किसी पार्टी का होता है, लेकिन जब वो जीत जाता है फिर वो जनता का होता है, तो क्या ये एक नई परंपरा शुरू कर रही है? वो कह रहे हैं कि 5 साल अब मुझे चुनाव लड़ना ही नहीं है। बिल्कुल खालिद साहब, आपने सही कहा है। जो भी जनप्रतिनिधि होता है पार्टी से चुनाव लड़ता है और जनता के विकास के लिए जनप्रतिनिधि बनता है, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि किसी भी तौर से अपनी बातों पर खड़ा नहीं उतरता है तो वह जन विरोधी जनप्रतिनिधि कहलाता है। अगर कोई विधायक ऐसा
दावा करता है कि मैं 5 वर्ष तक कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा और जिसने मेरे को वोट दिया उसी का विकास कराऊंगा, तो लोकतंत्र के लिए सरासर गलत है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जहां से जिन बूथों से उनको वोट नहीं मिले वहां के लोग चौकस हो जाएं और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रशासन के चक्कर काटें, विधायक जी से उम्मीद ना करें। विवेक, ऐसा माने? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस पर कांग्रेस को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। ऐसे विधायक को या तो चुप करनी चाहिए या फिर इसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस भी खुद असमंजस में है क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत की स्थिति में है, मात्र पूर्ण बहुमत से कुछ ही क्षण दूर है, एक विधायक कम पड़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अपने विधायक को दूर करते हैं तो एक विधायक उनके पास कम पड़ता है सरकार बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया विवेक, आपने जानकारी दी और खासतौर से जनता ये मैसेज जरूर दे देगी कि अभी आप पूर्ण बहुमत से कम रहे और बड़े नेक टू नेक लड़के आप यहां तक पहुंचे। अगर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ेंगे तो यकीनन जनता को सबक सिखाना आता है। बढ़ते हैं इसी खबर पर आगे और छत्तीसगढ़ चलते हैं आपको लेकर, जहां पर सस्पेंस बना हुआ है और हमारे साथ शिव शंकर पांडे जुड़ गए। शिव शंकर, सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि मध्य प्रदेश में कमल दोबारा खिल गया है, हालांकि वो कांग्रेस का है कमलनाथ के रूप में, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या होगा? शिव शंकर, आपको आवाज मिल रही है? जी, आवाज आ रही है। आपसे यही सवाल है, वहां का सस्पेंस कब टूटेगा? लोग बड़ा इंतजार कर रहे हैं। देखिए, सस्पेंस टूटने की उम्मीद शाम के 6 बजे तक है, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिली कि 7 बजे जो है विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। 7 तो 6 बजे तक एक कुछ रिजल्ट सामने आ सकता है। दिल्ली गए हुए, यहाँ से दिल्ली बुलाया गया था जो दावेदार है टीएस सीधर, चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू और भूपेश बघेल को, सभी के सभी दिल्ली गए हुए हैं। वहां पर राहुल गांधी से मीटिंग है। हालांकि सवेरे कोहरे के कारण फ्लाइट लेट हो गई थी, इस वजह से मीटिंग लेट होगी। तो माना जा रहा है कि मीटिंग वहां शुरू हो गई होगी, दिल्ली में पहुंच चुके हैं नेता, वहां पर शुरू हो गई होगी। 6 बजे तक कुछ सिनेरियो साफ होने की उम्मीद है। उसके बाद ही यहाँ पर एक विधायक दल की नजर बनाए रखे हैं शिवशंकर, और अगर कोई अपडेट होगा आपसे लेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, बात करते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश की, बल्कि बिहार की वो बात करते हैं जहां पर अभी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खास तौर से अगर आप बात करें, मुजफ्फरपुर का मामला सामने आया, जिसके बाद प्रशासन ने बाकायदा ये दावे किए कि अब हम जाग गए हैं, यानी अब महिलाओं के साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन पूर्णिया में जो हुआ वो हम बताते हैं, वहां एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में दलित की पिटाई करके ये बात सामने आ गई, कर दी है लोगों ने, दबंगों ने, कि वहां पर पुलिस कहीं ना कहीं एक तरह से सोई हुई है या नाकाम है। हालांकि नोएडा पुलिस ने एक एनकाउंटर जरूर किया है और अपराधियों को चैलेंज करते हुए एक एनकाउंटर में बड़े शातिर किसी अपराधी को पकड़ने का दावा किया है। लेकिन आप ये देखें कि बिहार हो या यूपी हो, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर खासतौर से जो सुरक्षा है या आम जनता की जो जिम्मेदारी पुलिस पर है, वो निभाने में कहीं ना कहीं वो नाकाम है। नोएडा पुलिस क्या कह रही है, यूपी पुलिस क्या कह रही है दलित की पिटाई पर, और बिहार में पुलिस का क्या बयान है, जरा वो सुन लेते हैं पीड़िता का, और फिर हम इस पर अपने रिपोर्टर से बात करेंगे। देखिए, थाना बादलपुर के क्षेत्र में अभी एक शाम को एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक नफीस नाम के बदमाश को गोली लगी है पैर में, जो 25,000 का इनामी भी बताया जा रहा है। कई लूट और हत्या के मामले में उसके ऊपर दर्ज है, और यहाँ बादलपुर से एक लूट के मुकदमे में भी वो वांछित चल रहा था। इसी मुठभेड़ में एक उसका साथी भी फरार है, जिसको ढूंढवाने के लिए कॉम्बिंग चल रही है। प्रधान ने अभी कुछ लोग अनुसूचित जाति के व्यक्ति आए थे, उनको चोटें लगी हुई थी, और उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधान ने उनके साथ मारपीट की है, और जिसकी एक उन्होंने तहरीर दी है। प्रकरण में इंस्पेक्टर कोतवाली को जांच करके उसमें वैधानिक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए। आरोप क्या है सर? उसने मारा पीटा, और प्रधान का कहना था कि तुम दूसरी मीटिंग में क्यों गए, और जब कोटे की मीटिंग हो रही थी उसमें क्यों नहीं आए, इस तरह से कुछ आरोप। सर, जाति सूचक गालियों का भी उल्लेख है। बिल्कुल, अब जितने जो भी आरोप लगाए हैं सारे प्रकरण की इसकी जांच कराई जा रही है। कोटा में भैया हम लोग गए ना, हमारी मीटिंग राय बाबू जी की कहीं में हम लोग गए रहा है, तो कहाँ लगे तुम हमारी मीटिंग में आए, उनकी मीटिंग पे से आए। हाँ, तो उसके बाद हमका पुलिस वाले तो बुला के जाती उठवाई लो लिट्टी पर मारे, वहाँ 2 आदमी और बैठा है, सरविंदर गुप्ता, राधे राय, पुलिस वाले 2 राय, दारू बेच भी रहे 2 घंटा में खूब मारे। मुझे बेचने लेके गया था, बोले तुमको धंधा में लाऊंगी, मैंने मुझे नहीं चाहिए, मुझे बेचने लेके गया था। 15 लाख मेरा दाम हुआ था, तो मैं वहाँ से निकल के आ गया। मैंने बाप मेरे पापा को फोन किया, मैंने पापा ऐसी बात है, मुझे यहाँ से लेके चलो पापा। वो बोला ठीक है बेटी मैं आपको ढूंढूंगा, इसलिए मेरा पापा यहाँ पे आया था, इसके गाँव में आया था। ये मोफिस ने बोल रहा है तेरा पापा कुछ नहीं बोल पाएगी, क्यों, तेरा पापा भिखारी है, गरीब है, तेरा पापा को मैं जान से मार दूंगी। गंभीर बातें हैं,
पीड़िता की अगर आप बात सुनेंगे तो यकीनन शर्म से सर झुक जाएगा कि किस समाज में हम रह रहे हैं कि लड़की बता रही है कि उसको बेचने के लिए ले गया था। मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए पूर्णिया से, हमारे संवाददाता, उनसे हम जानकारी लेते हैं। मनोज, बिहार से एक बार फिर ऐसी खबर आ रही है, अभी मुजफ्फरपुर का मामला दबा नहीं था कि पूर्णिया से इस तरह की बात आ रही है कि लड़कियों को बेचे जाने की खबर है। ये देखिए, ये जो मामला है आपको बायसी थाना क्षेत्र के बनगांव का है, जहाँ पे एक इस लड़की के साथ जो है कि सामूहिक दुष्कर्म किया गया है और जिसके शिकायत थाने में भी किया गया, लड़की के द्वारा किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस थाने में शिकायत करने के लिए लड़की गई, उस थानेदार ने कहा कि पहले भाई जहां तुम्हारे साथ घटना हुआ है उस थाने क्षेत्र में जाके आवेदन करो। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है पुलिस के लिए कि एक पीड़िता के साथ में जो है इस तरह का व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार होता है और एक थानेदार में वो कहीं ना कहीं पीड़िता को चक्कर कटाने की कोशिश की जाती है। हाँ, ये कह सकते हैं, ये सही बात है आपका कि ये पीड़िता के साथ जो है कि चक्कर कटाने की जो है कि पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। और अब इस पे मैं एक बात और बता दूं कि इस मामले पे, तमाम मामलों पे जब मैंने बायसी के डीएसपी मनोज राम से बात किया तो उन्होंने जो बयान दिया है वो एक बिहार पुलिस के पूरे महकमे के लिए एक सवाल के घेरे में लाके रख दिया है। और क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस का चेहरा अभी बेनकाब हुआ है मुजफ्फरपुर में, अब यहाँ पर क्या वो बोल रहे हैं, जरा जनता को हम वो भी सुनवा देते हैं। आप बताएं आपसे क्या बात हुई। अब डीएसपी साहब से बात करने पे डीएसपी साहब कहते हैं कि पहले ये दुष्कर्म हो या सामूहिक दुष्कर्म हो, इसकी पहले जांच करेंगे, इसके बाद लड़की का जो है कि मेडिकल करवाएंगे और 64 का बयान होगा, तब जाके आरोपियों को हम गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है वो शायद नहीं पढ़े। आप दोबारा जाएं, उनको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आप डीएसपी हैं और ये बड़ा पद होता है। कम से कम वो निर्देश पढ़ लीजिए कि पीड़िता अगर शिकायत कर रही है तो पहले आप एफआईआर करें, बाद में जांच करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ हमारे संवाददाता औरैया से भी जुड़ गए हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं, हरदोई से जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि ये दबंगों के द्वारा जो दलित की पिटाई का मामला है ये क्या है। हरदोई से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं कि क्या मामला है, ये दबंगों ने जिस तरह से कानून को हाथ में लेकर एक तरह से वारदात की है, ये विजुअल आप देख रहे हैं जिस तरह से, क्या है मामला। काली जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोतवाली सिटी के अंतर्गत का मामला है। एक गांव के एक प्रधान की दबंगई खुलेआम देखने को मिल रही है। एक दलित को बंधक बनाकर इस तरीके से बेरहमी से पीटा है कि उसको इतनी चोटें आई हैं जिसके खातिर वो आज एसपी से गुहार लगाने के लिए आया। क्या कर रही है इसमें? पुलिस इस पूरे मामले को हिला हवाली कर रही है, क्योंकि इसमें पुलिस भी सम्मिलित है, क्योंकि 2 सिपाही और प्रधान खुद मिलकर इसको घर से उठा लाया। यानी जिन प्रधान जी को चुना जाता है कि वो जनता की सेवा करेंगे, वो कैसी सेवा कर रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की, जहां पर सरकारी अस्पताल के आप तस्वीरें देखिए, कुत्ते मजे ले रहे हैं और डॉक्टर्स वहां नदारत हैं। पहले पीड़िता की आपको बयान सुनवाते हैं, फिर रवि श्रीवास्तव से बात करेंगे कि आखिर यूपी में जिस तरह से गोरखपुर में अक्सर चीजें होती रहती हैं, ऑक्सीजन की कमी के चलते जो बड़ा हादसा था वो आपने देखा होगा, उसमें डॉक्टर को जेल तक भेजा गया, लेकिन यहां पर किसके खिलाफ कार्रवाई होगी ये बड़ा सवाल है। जरा पहले वहां के लोगों की बात सुन लेते हैं। कहां से आई आप? नारायणपुर से। किस काम के लिए आई? अल्ट्रासाउंड के लिए। हुआ नहीं अभी? नहीं। कितनी देर के बैठे आप लोग? 1 घंटा से। डॉक्टर है नहीं? नहीं। कहां से आए आप लोग? ताजपुर से। इलाज हो रहा है? इलाज नहीं हो रहा, ना तो डॉक्टर है, 1-1.5 घंटा से डॉक्टर का कोई पता नहीं है। हाँ। और ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पे, कोई कहता है अभी आ रहे, कोई कहता है नहीं, बाहर चले गए। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री को यह तो पता लग गया कि हनुमान जी किस बिरादरी के हैं, लेकिन वहां स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है ये उनको अभी नहीं पता लग पा रहा है। रवि श्रीवास्तव जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया, बीआरडी अस्पताल का 64 बच्चों की जान चली जाती है। कानपुर में भी ऐसा ही मामला हुआ। उसके बावजूद और ये जो तस्वीर देखने को वाकई हैरान करने वाली है, क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर तो है ही नहीं, उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था जो है वहां भी भगवान भरोसे। क्यों कह रहे हैं आप? तस्वीरें देखिए, कुत्ते घूम रहे हैं अस्पताल में, आराम फरमा रहे हैं। तो कहना गलत नहीं होगा कि जो आराम परस्त अधिकारी है, हालांकि सीएम योगी समय समय पर निर्देश देते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, औचक निरीक्षण किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके अगर ऐसी तस्वीरें आ रही है तो अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन
तीनों की मिली भगत, तीनों के शय में ही शायद ये कुत्ता आराम फरमा रहा है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। यानी डॉक्टर नदारत हैं और कुत्ते जो हैं वो ड्यूटी पर हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ना आप कि एक एक घंटे से तीमारदार बैठे हैं, मरीज बैठे हैं। ऐसे में कोई अगर इमरजेंसी केस आता है जिला अस्पताल में तो वहां डॉक्टर नहीं है, तो क्या इस सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, कहने से अच्छा आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि श्रीवास्तव। सवाल उठा है, सिर्फ सवाल ही उठा सकते हैं हम लोग और ये जगा सकते हैं प्रशासन को, सरकार को कि आखिर वो अपनी जिम्मेदारी को कब देखेंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां एक बड़ा हादसा हुआ। एक कार बहुत गहरी खाई में गिर गई जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। जरा देखते हैं पुलिस का क्या बयान है और इस हादसे के बारे में क्या बता रहे हैं। एक वरना गाड़ी है डलहौजी की जिसका एक्सीडेंट हुआ है। 3 लेडीज और 3 जेंट्स थे इस गाड़ी में। इसमें अभी एक लेडी जो है वो ब्रॉड डेड पाई गई है हॉस्पिटल में। सभी घायलों को हॉस्पिटल में लाया गया है। एक लेडी और क्रिटिकल है, बाकी सारे लोग अभी सेफ हैं। हाँ, ये न्यूली वेड है, इसमें एक दूल्हा दुल्हन थे, बोथ ऑफ देम आर सेफ। देखिए जिस तरह से शादी समारोह से लौटकर लोग आ रहे थे और हादसे का शिकार हो गए, इससे तो कम से कम ये लगने लगा है कि जिंदगी की दौड़ में लोग इतना तेज दौड़ने लगे हैं, कभी कभी जिंदगी पीछे रह जाती है और सब कुछ पीछे रह जाता है। कम से कम जल्दी करें, लेकिन इतनी नहीं कि बहुत कुछ पीछे रह जाए। दो के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।